जय हिंद बच्चों आज हम अपने लेसन सेकंड का नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और आज हम करेंगे त्रुटि। त्रुटि क्या चीज़ होती है, नाम से पता चल रहा है त्रुटि क्या चीज़ होती है। जब भी हम किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट करते हैं यानी उसको नापते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको सही तरीके से नाप सकें, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, उसी को हम त्रुटि बोलते हैं। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम परिभाषा दें तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी भौतिक राशि जैसे उसका जो वास्तविक मान है और जो हमने उसका मान नापा, तो वास्तविक मान और हमने जो नापा उसमें जो अंतर होता है उसको त्रुटि कहते हैं। बस एक सिंपल सी बात है, त्रुटि किसको कहते हैं, तो ये आप देख सकते हो। अब त्रुटि में क्या आते हैं, दो बातें आती हैं। जैसे आप एक चीज़ पढ़ोगे एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी यानी यथार्थता और परिशुद्धता, प्रिसीजन परिशुद्धता, ये क्या चीज़ होती है। प्रिसीजन जो होता है ना, प्रिसीजन आप ये ऑपरेटस से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। और यथार्थता क्या चीज़ होती है, जैसे आपने कोई रीडिंग ली, आपने रीडिंग ली तो आपने 4-5 रीडिंग्स ले ली, क्योंकि हम जब भी किसी भौतिक राशि को नापते हैं तो हम उसकी एक रीडिंग नहीं लेते, हम कम से कम उसके 5 प्रेक्षण लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षण लेने की कोशिश करते हैं। तो जो हम प्रेक्षण लेते हैं अगर वो उसके वास्तविक मान के बिल्कुल नज़दीक हैं, जो वास्तविक मान है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं, तब तो हम बोलेंगे कि वो जो हमने जो रीडिंग्स ली हैं वो क्या है, एक्यूरेट हैं, उसमें एक्यूरेसी है, ठीक है। लेकिन परिशुद्धता में क्या होता है, प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन में एक्यूरेसी का मतलब नहीं होता, प्रिसीजन एक अलग चीज़ है। प्रिसीजन में क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं नापने के लिए, ऑपरेटर्स का मतलब मान लीजिए हम लंबाई नाप रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। तो वो जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो स्केल का अल्पतमांक कितना है। अब अल्पतमांक क्या चीज़ होती है, अल्पतमांक का मतलब होता है जैसे हमारा ये स्केल है, ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो अगर 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में हम 9 लाइनें और लगा दें तो हमने 0 से 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांट लिया, 10 भागों में। तो अब हम इससे कम से कम कितना नाप सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसे कम से कम क्या नाप सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर इसका अल्पतमांक हो गया। तो अल्पतमांक का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑपरेटर्स द्वारा जो न्यूनतम मापा जाने वाला मान है वो उसका अल्पतमांक कहलाता है, ठीक है। तो जिस ऑपरेटर्स का अल्पतमांक जितना कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज रीडिंग देगा, उसमें परिशुद्धता उतनी ज़्यादा होगी। तो परिशुद्धता में हमने कहीं ये बात नहीं की कि एक्यूरेट वैल्यू के पास में रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब जो हम नाप रहे हैं उस नाप के अंदर, जो हम नाप रहे हैं उस मापे गए मान के अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल है, यानी दशमलव के कितने स्थान तक वो नाप सकता है, उसको हम प्रिसीजन से देखते हैं कि परिशुद्धता उसमें कितनी। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैंने आपको एक छड़ दी जिसकी वास्तव में जो लंबाई है, जब वो कंपनी से बन के आई है तो उस पर लिखा हुआ है कि ये 5.25 सेंटीमीटर लंबी है। हमने क्या करा कि दो अलग अलग स्टूडेंट्स को उसको दे दिया। तो एक स्टूडेंट ने जो स्केल यूज़ किया जिसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब उसने जब नापा तो 5.3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बताई। तो पहला स्टूडेंट जो ए स्टूडेंट है उसने जो स्केल यूज़ किया उससे उसने उसकी लंबाई निकाली 5.3, ठीक है। वास्तव में उसकी लंबाई कितनी है, 5.25 है, ठीक है। तो 5.3 और 5.25 जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक मान है, तो इसका मतलब 5.3 जो है उसमें क्या है, यथार्थता है, उसमें क्या है, यथार्थता, एक्यूरेसी है। अब एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने एक दूसरा स्केल यूज़ किया जो कम से कम 0.01 सेंटीमीटर नाप सकता है, यानी दूसरे स्केल का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। तो उसने जब नापा तो उसने नापा 5.92। अब देखो 5.92 और 5.25 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अब इसमें क्या है, एक्यूरेसी तो नहीं है, यानी इसमें यथार्थता नहीं है, लेकिन इसमें डिटेल है। देखो 9.2 यानी दशमलव के 2 स्थान तक हम जाके नाप सकते हैं, यानी 5.92, ठीक है ना। तो इसमें डिटेल आ गई, तो इसमें डिटेल आ गई तो हम ये कहेंगे कि ये प्रिसाइज है, ये परिशुद्ध है ये रीडिंग, ठीक है। तो परिशुद्ध का मतलब समझ गए, परिशुद्ध का मतलब है कि हम उसको कितना ज़्यादा डिटेल में मेजर कर सकते हैं, यानी जिस ऑपरेटर से हम मेजर कर रहे हैं, जिस उपकरण से हम नाप रहे हैं उसका अल्पतमांक कितना कम से कम है, वो कितना कम से कम नाप सकता है। तो
उस रीडिंग के अंदर क्या होगा, वो प्रिसीजन होगा उसके अंदर, यानी परिशुद्धता होगी उसमें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यथार्थता और परिशुद्धता में क्या फ़र्क है। यथार्थता का मतलब है जो रीडिंग हमने ली वो वास्तविक जो मान है उसके कितना नज़दीक है, और प्रिसीजन यानी परिशुद्धता का मतलब ये है कि जो हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें डिटेल कितनी ज़्यादा है, यानी वो कितना कम से कम हम उसमें आगे मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको स्पष्ट किया है कि पहला मापन यथार्थ है क्योंकि यह वास्तविक मान के अति निकट है, और दूसरा मापन परिशुद्ध है क्योंकि यह दशमलव के 2 स्थानों तक नापता है, अतः इसमें अधिक डिटेल है। तो जिसमें ज़्यादा डिटेल होगी वो जितना उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है अब त्रुटियां जो होती हैं वो क्यों होती हैं। तो त्रुटियों के तो बहुत सारे कारण हैं, हमने उनको थोड़ा सा यहाँ पे वर्गीकृत किया है। तो हमने इन्हें मेनली 3 होती हैं, एक बार मैं यहाँ पे 2 लिखी हैं देखो। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटियाँ यानी सिस्टमेटिक एरर्स, और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियाँ यानी रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं इसको भी आगे हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखी है कि जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं, कितने तरह की होती हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं यानी क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं जो हम मेज़रमेंट में करते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटियों के कारण हमें पता होते हैं कि क्यों हो रही है ये त्रुटि। तो ये जो त्रुटि है ना ये बहुत से कारणों से, तो हमें पता होता है कि ये गलत हो रहा है, या तो ये धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो ये एक दिशीय होती हैं, या तो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलेंगी या फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही चलेंगी। ठीक है, तो हमें पता होता है कि त्रुटि कितनी हो रही है। ठीक है, अननोन नहीं होते हम इससे। अब इसके स्रोत क्या हैं, क्यों होती हैं ये। एक कहता है यंत्रगत त्रुटियाँ। अब यंत्रगत त्रुटियों का मतलब क्या है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट किया है वो उस इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आ रही है वो हमको क्या पता होगी कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है इतना गलत। जैसे आपके घर में घड़ी होती है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि घड़ी जो होती है उसको 5 मिनट थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी घड़ी में किसी समय 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, और तो आपको पता है कि 2 बज रहे हैं घड़ी में, तो इसका मतलब 1:55 हुए हैं अभी। ठीक है, 1:55। तो आपने क्या कर लिया, घड़ी तो त्रुटिपूर्ण दिखा रही है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर या यंत्रगत त्रुटि है वो, लेकिन आपको पता है आप उसको सही कर सकते हो। तो क्रमबद्ध त्रुटियों को हम सही कर सकते हैं, हमें पता होता है कि कितनी त्रुटि है। दूसरा जो आता है वो आता है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, मतलब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जिस टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस टेक्निक पे हमने अपना अपरेटस बनाया, उस अपरेटस में ही कुछ टेक्निकल एरर है। ठीक है ना, उस टेक्निक में ही एरर है। तो उस टेक्निक में अगर एरर है तो वो क्या होगी, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता होगी। यानी जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक ही एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। तो हमें पता है कि इसमें इतना एरर है, तो उस एरर को या तो हम ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो हम उस एरर को क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है। तीसरा आता है व्यक्तिगत त्रुटियाँ। अब व्यक्तिगत पर्सनल एरर कैसी होती हैं, जैसे मान लीजिए एक डायल है, ठीक है, इसमें रीडिंग्स लिखी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके रीडिंग्स लिखी है, और ये एक सुई है। अब एक सुई को एक बंदा इधर से देखता है, जो इधर से देखेगा उसको ये सुई ऐसे दिखेगी, नेचुरली इधर दिखेगी। एक बंदा इसको इधर से देखता है तो उसको ये सुई कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। अब देख लो आप रीडिंग में क्या फ़र्क आ गया। जो इधर आपके राइट साइड से देख रहा है उसको रीडिंग 1 कम दिखाई दे रही है, जो लेफ़्ट साइड से देख रहा है उसको रीडिंग 1 ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ये पर्सनल एरर है। अब हर आदमी को मेज़र करने का अलग अलग तरीका होता है, वो मेज़रमेंट कैसे करता है। तो उसके खुद के कारण जो त्रुटि आती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि या पर्सनल एरर। लेकिन उसको पता है कि मैं ऐसे नापता हूँ तो इसमें इतनी त्रुटि आती है, तो उसको दूर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ आपके हाथ में हैं, आप इन्हें वापस सही कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा आता है यादृच्छिक त्रुटियाँ। ठीक है, रैंडम एरर जो होते हैं उसके कॉज हमें पता भी हो सकते हैं और नहीं भी पता हो सकते, लेकिन इनको हम दूर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं फिर सही मान लेने के लिए, हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा रीडिंग लेके उनका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने पर हम वास्तविक मान के ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से यादृच्छिक त्रुटियों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब एक तीसरी तरह की त्रुटि और होती है, जो होती है अल्पमांक त्रुटि। अल्पमांक का मतलब मैंने बता दिया कि कोई भी ऑपरेटर्स कम से कम कितना मान नाप सकता है, उसको उसका अल्पमांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पमांक कहलाता है।
अब हम स्केल से समझ, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, उस स्केल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होते हैं, ठीक है। और उसके 1 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर के बीच में 9 लाइनें, यानी टोटल 10 लाइनें हो। तो हमने 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्से में बांट लिया, तो हम कम से कम 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। इसीलिए उस स्केल से जब भी कोई लंबाई नापते हैं हम, तो हम ऐसे नापते हैं 2.5 सेंटीमीटर या 3.7 सेंटीमीटर। उस स्केल से हम ऐसी रीडिंग नहीं नाप सकते 2.55 सेंटीमीटर। अब ये देखो दशमलव के 2 स्थान तक चले गए हम, 1 और 2, दशमलव के 2 स्थान तक नहीं नाप सकता वो, आपको समझ आ रही होगी बात। हम उसे 2.5 नाप सकते हैं, लेकिन हम उसे 2.55 थोड़ी नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा नापना है तो आपको फिर वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे प्रैक्टिकल में आएगा। तो इस तरह से अल्पतमांक जो होता है उससे रिलेटेड त्रुटि क्या होती है। अब देखो, आपने एक अपरेटस लिया जिससे आपने कोई लंबाई नाप रहे हो, तो साधारण स्केल जिससे लंबाई नापी वो 5.6 सेंटीमीटर नापी आपने, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, यहाँ दशमलव के 1 स्थान तक, यानी अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर है इसका अल्पतमांक, ठीक है। अब दूसरा एक अन्य स्केल लिया आपने जिसका अल्पतमांक 0.01 है, तो अब यहाँ पर आपने मेजर किया ना 5.6 सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के 1 स्थान तक ही नाप सकते हो आप। अब यहाँ आप दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकते हो, तो आपने उसी लंबाई को 5.64 नाप लिया। अब आप बताओ कि 5.6 सेंटीमीटर और 5.64 सेंटीमीटर, आप एक ही चीज़ को दो अलग अलग जब अपरेटस से मेजर करते हो तो दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर त्रुटि आ गई ना। तो इस तरह की त्रुटि को अल्पतमांक वाली त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। चलो अब आता है निरपेक्ष। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी त्रुटियाँ हैं, जो हमें पता है भी ये त्रुटि है, तो अब हम देखते हैं कि ये निरपेक्ष त्रुटि क्या चीज़ होती है। तो देखो, अब निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि और फिर प्रतिशत त्रुटि, ये 3 चीज़ें निकालेंगे हम। तो हम कैसे निकालते हैं, अब देखो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ हमें मेजर, जैसे हमारे पास में एक स्केल है, एक छड़ है, छड़ की हमने क्या कहा, किसी क्लास में हमने मान लीजिए स्टूडेंट है n, नंबर ऑफ n स्टूडेंट्स हैं, n स्टूडेंट्स को कहा कि ये लो छड़ और हर बच्चा इसकी लंबाई नाप के लेके आओ। तो सबसे पहले बच्चे ने उसकी लंबाई a1 नापी, फिर दूसरे ने a2 नापी, तीसरे ने a3 नापी, ऐसे करके n बच्चों ने उसकी लंबाई नाप के और एक सारणी बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, मैं वो नहीं देखूंगा। मैं ये जो रीडिंग्स नाप के लाए हैं, इस रीडिंग से ही मैं बता सकता हूँ कि उसका वास्तविक मान जो है छड़ का कितना है। कैसे, मैं क्या करूँगा, जितनी भी रीडिंग्स ली हैं बच्चों ने, मैं उन सारी की सारी रीडिंग्स का क्या निकाल लूँगा, औसत निकाल लूँगा। तो औसत निकाल लिया, तो a1 + a2 + an बटे n कर दिया, औसत निकाल लिया। ये यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मॉडुलस लगा के उसको व्यक्त कर दिया कि भी ai और i का मान 1 से लेकर n तक हो सकता है, यानी समेशन ai i फ्रॉम 1 to n। ai का मतलब जैसे i की जगह 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया और n तक रख दिया, तो ये मतलब है इसका। तो इस तरह से ये क्या आ गया, उसका औसत मान या वास्तविक मान आ गया। तो भौतिक राशि के लिए गए पाठ्यांक व वास्तविक मान का अंतर जो होता है उसको हम निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो वास्तविक मान जब हमें पता चल गया, तो हमने जो बच्चों ने रीडिंग्स ली हैं, हर रीडिंग में से मैं ये वास्तविक मान को घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगी, एक त्रुटि आ जाएगी। उस त्रुटि को हम निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो हर बच्चे की रीडिंग के विद रिस्पेक्ट मुझे निरपेक्ष त्रुटियां निकालनी है। तो देखो, हर बच्चे के, जैसे पहला बच्चा है उसकी निरपेक्ष त्रुटि कितनी है निकाल ली, दूसरे बच्चे ने कितने निरपेक्ष त्रुटि की, इस तरह से। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए, हर ऑब्जर्वेशन के विद रिस्पेक्ट मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एरर्स निकाल लिए। तो इनको, ये जो निरपेक्ष त्रुटि हैं, इनको हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ये जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली हमने, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे कि मान लो ये जैसे ये जो एक्चुअल में जो रीडिंग होती है उस छड़ की, वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नाप सकते हो। उसे 2.1 सेंटीमीटर नापा, उसमें से 2 सेंटीमीटर लेस किया हमने, तो क्या आ गया, 0.1 आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको 2.2 नाप लें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है हम उसको 1.9 नाप लें, 1.9 - 2 क्या हो गया, -0.1 हो गया। तो इसका मतलब जो ये निरपेक्ष त्रुटि होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनका माध्य निकालते हैं कि भाई हर बच्चे ने त्रुटि की है, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि क्लास में जो जितनी भी रीडिंग्स आई है उसमें जो
निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव मान है जो निरपेक्ष त्रुटि होंगे इनको सबको पॉजिटिव मान लेंगे। -1 है तो उसको +1 मान लेंगे, -2 है तो उसको +2 मान लेंगे, +1 है तो उसको +1 मान लेंगे, ऐसे करके और सबको जोड़ देंगे और जोड़ के उनकी संख्या से भाग दे देंगे। तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसको बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य, इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। यानी जितनी भी त्रुटियां हमको मिली हैं उन सब का औसत निकाल लिया, कहने का मतलब मैंने, तो सभी निरपेक्ष त्रुटियों का धनात्मक मानों का औसत निकाल लिया तो उसको हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब जब हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली तो इसका मतलब ये पता चल गया कि वो जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर उसमें कितनी त्रुटि आई है। तो वहाँ पर देखो, इसका अर्थ है कि भौतिक राशि का मान, जो वास्तविक मान है उसका, जो हमने उसका मीन वैल्यू निकाला है, एवरेज निकाला है, औसत निकाला है, उसमें हम ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है इसको हम प्लस माइनस कर देंगे। अब प्लस माइनस करने का क्या मतलब है, प्लस माइनस करने का मतलब यह है कि हर बच्चा क्या कर रहा है, या तो उसका मान क्या निकाल रहा है, AM माइनस डेल्टा AM से लेकर AM प्लस डेल्टा AM के बीच में निकाल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान कुछ भी हो सकता है छड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता है। तो इस तरह से हमने क्या करा, वास्तविक मान के साथ प्लस माइनस ये लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब जितनी भी भौतिक राशियों को हम नापेंगे उनको हम क्या करेंगे, उनके आगे इस तरह से क्या माध्य निरपेक्ष त्रुटि उसके साथ में अपने को दी हुई होगी और उसको हम आगे प्लस माइनस करके लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका वास्तविक मान है और इतना मान का इसमें हेर फेर हो सकता है। मतलब जैसे आप मार्केट में गए, आपने जीन्स परचेज की, अब किसी की वेस्ट जो है वो 32 इंच है, ठीक है, किसी की 34 इंच है। अब 32 है, 34 है, लेकिन किसी की वेस्ट 33 इंच है, तो वो 33 इंच वाला क्या करेगा, वो या तो 32 ले लेगा या 34 ले लेगा, तो वो थोड़ा सा क्या कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। तो ये वो कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यू है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करके कि यार या तो AM में प्लस इतना हो जाएगा या AM में माइनस इतना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आता है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या चीज़ होती है, बस जो आपने ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है ना, इसमें वास्तविक मान से भाग दे दो। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से जब भाग दे दोगे तो आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी, यानी अनुपातिक आ जाएगी। अब देखो, ये जो त्रुटि आई थी इसका मात्रक वही होगा जो इसका है। जैसे हम लंबाई नाप रहे थे, तो ये जो त्रुटि आई है अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही होगा, मीटर में है तो मीटर में होगा, अगर ये किलोग्राम है तो किलोग्राम ही होगा, ग्राम है तो ग्राम ही होगा, समय है, सेकंड है तो सेकंड ही होगा। लेकिन जब आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, यानी अनुपात निकालेंगे, तो ऊपर जो सूत्र आएगा, जो ऊपर विमीय सूत्र आएगा या मात्रक आएगा, वही सेम नीचे मात्रक आएगा, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा। तो ये क्या राशि बन जाएगी, ये हमेशा मात्रकहीन राशि बनेगी। ये क्या होगी, मात्रकहीन। यानी जो हम यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं वो क्या होती है, मात्रकहीन होती है। और कैसे निकाली हमने, इस तरह से निकाली। अब आता है प्रतिशत त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि आ गई, अब आता है प्रतिशत त्रुटि। तो जब हमने अपेक्षिक त्रुटि निकाली तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, 100 से गुना कर देंगे, बस 100 से गुना कर दिया उसको। इसके आगे अगर हम 100 से और गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। अब प्रतिशत त्रुटि जहाँ भी दिखाऊंगा मैं इस तरह से डेल लगा के दिखाऊंगा, डेल, उसके आगे डेल लगा दिया, इसका मतलब वो प्रतिशत त्रुटि है। तो ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, डेल ए, तो डेल्टा AM/AM इंटू 100%। तो इस तरह से आपने ये चीज़ निकाल ली, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम, ठीक है। एक उदाहरण हम इसका ये देखते हैं, ये उदाहरण क्या है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक सरल लोलक है। सरल लोलक क्या होता है कि किसी भारहीन धागे से हम किसी पिंड को लटका दें और लटका के उसे थोड़ा सा विस्थापित करें। जब हम उसे थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो घूम के वापस आएगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, फिर इधर चला जाएगा, फिर वापस इधर से इधर आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ऐसे करके वो क्या करेगा, अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करेगा, दोलन करने लग जाएगा। तो अब उस दोलन के आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या है, जैसे मान लो वो यहाँ है, वो यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ तक आया। तो यहाँ से यहाँ तक और वापस आने में जो उसे समय लगा वो क्या हो गया, उसका दोलन काल या आवर्तकाल हो गया। तो इसको जब हम किसी घड़ी से नापते हैं तो हमें 5 अलग अलग रीडिंग्स प्राप्त होती हैं, 5 अलग अलग बार करने पर। अब यहाँ पर देखो हमारी घड़ी जो है उसका अल्पतमांक कितना है, दशमलव के 2 स्थान तक है, यानी उसका अल्पतमांक हो गया 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो हमारी घड़ी दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका वास्तविक आवर्तकाल निकालेंगे। तो उसका वास्तविक आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, जितनी भी रीडिंग हमने ली है उनका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालेंगे तो हमें जो माध्य मान मिलेगा आवर्तकाल का वही उसका वास्तविक मान होगा।
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि जब हमने इनको जोड़ा और 5 से भाग दिया तो हमारा जो रिजल्ट आया वो दशमलव के 3 स्थान तक आ गया। यानी हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही रीडिंग लेनी है, तीसरा हमें हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमारी जो घड़ी है वो घड़ी क्या करती है, दशमलव के 2 स्थान तक ही नापती है। 4 यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं होगा, तो 4 को हमें हटाना पड़ेगा। तो 4 हम यहाँ से हटा लेंगे पूर्णांकित करके। पूर्णांकित कैसे किया जाता है वो अगले पार्ट में आएगा। तो हमारे पास जो मान आ गया वो ये मान आ गया। तो इसका मतलब हमारा सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो 2.62 सेकंड है। अब हम देखते हैं कि जो रीडिंग्स हमने ली थी उनमें निरपेक्ष त्रुटियां कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी रीडिंग्स ली है उसमें से हम ये जो वास्तविक मान है इसे घटा लेंगे। तो जैसे पहली रीडिंग इतनी है, उसमें से ये मान घटाया तो हमारे पास जो त्रुटि आई निरपेक्ष त्रुटि वो धनात्मक आ गई। फिर दूसरी रीडिंग जो ली उसमें से वास्तविक मान घटाया तो निरपेक्ष त्रुटि ऋणात्मक आ गई। इस तरह से ये ऋणात्मक, फिर ये धनात्मक धनात्मक। तो हमने सारी निरपेक्ष त्रुटियां निकाल ली। हर मान में से हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 में से वास्तविक मान ये वाला घटा करके ये निकाल दिया। तो इस तरह से आप निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात कर सकते हो। अब ये निरपेक्ष त्रुटियां जो हैं ये प्रत्येक पाठ्यांक में हुई है, ठीक है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि टोटल जो निरपेक्ष त्रुटियां जो आई हैं इनका अगर हम टोटल कर दें धनात्मक मान का और इसका औसत निकालें तो औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, तो ये सभी मान धनात्मक मान के और इनको हमने जोड़ के और 5 से भाग दे दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0.11 सेकंड आ गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या बता रहा है, ये त्रुटि को बता रहा है और कितने स्थान तक बता रहा है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो जब हमें पता है कि दशमलव के पहले स्थान तक ही त्रुटि है तो दूसरे स्थान की त्रुटि लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस दूसरे वाले को यहाँ से हटा लेते हैं और सिर्फ हम 0.1 ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को सेकंड के 10वें अंक तक ही व्यक्त करना उचित है। ऐसे में हम क्या ले लेंगे, ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई हमारी उसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर ये नहीं लिखते, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, डेल्टा टी एम बराबर प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो अब जैसे तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसका दोलन काल है वो हम कैसे व्यक्त करेंगे, 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, इस तरह से व्यक्त किया जाता है। यानी जब हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं तो उसको हम वास्तविक मान के साथ प्लस माइनस करके। अब इसका क्या मतलब समझे आप, इसका मतलब ये समझो आप कि आपका जो मान है दोलन का, सरल लोलक के दोलन का, वो या तो 2.6 प्लस 1.1 हो सकता है, यानी 2.6 प्लस 0.1 तो ये कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा सेकंड में। या फिर वो कितना हो सकता है, 2.6.1 तो वो 2.5 सेकंड हो सकता है। तो आपका जो आवर्तकाल है दोलन का वो 2.5 से 2.7 के बीच में होता है। तो ये देखो 2.5 2.7, यानी यहाँ जो ये मान लिखा हुआ है 6 दशमलव के बाद, ये जो 6 अंक है ये अविश्वसनीय है। ये 5 भी हो सकता है और ये 7 भी हो सकता है, ये बताने की कोशिश की है बस यहाँ। बस आप वापस टॉपिक में आ जाते हैं, प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं हम, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपेक्षिक त्रुटि निकालनी पड़ेगी। तो आपेक्षिक त्रुटि मैंने यहाँ नहीं निकाली, तो अगर हम आपेक्षिक त्रुटि देखते हैं यहाँ पर, तो आपेक्षिक त्रुटि अगर हम देखें तो वो कितनी आएगी, तो वो आएगा डेल्टा टी एम बटे टी एम, है ना। तो डेल्टा टी एम कितना है यहाँ पर 0.1 है, ठीक है, और ये कितना है 2.6 है। तो अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 0.04 के लगभग आ जाएगा। ये आपेक्षिक त्रुटि आ गई। अब जब आपेक्षिक त्रुटि आ गई तो इसे 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे तो वो क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ गई। तो प्रतिशत त्रुटि का मान कितना आ गया, 0.04 इंटू 100 क्या हो गया 4%। तो इस तरह से प्रतिशत त्रुटि का मान 0.4% आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है त्रुटियों का संयोजन। अब संयोजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने मान लीजिए कोई मेजरमेंट किया, अब मेजरमेंट में आपने मान लो कोई आपको फील्ड दिया, खेत दिया, उसकी आपने लंबाई और चौड़ाई नापी। अब आपने क्या करा, लंबाई में भी जब नापा तो त्रुटि रह गई, चौड़ाई भी जब नापी तो त्रुटि रह गई। अब मान लीजिए उसका परिमाप निकालना है आपने, तो आप क्या करोगे, उसकी भुजाओं को जोड़ोगे। तो जब भुजाओं का जोड़ करोगे तो उसमें भी त्रुटि आएगी। तो ऐसे क्या हुआ, जोड़ में त्रुटि आगे संचरित हो गई। इसी तरह से अगर आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे और उन राशियों को गुणा करोगे तो रिजल्ट में भी त्रुटि आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई रीडिंग लेते हैं और रीडिंग की वैल्यूज़ को जब हम फॉर्मूले में रखते हैं तो फॉर्मूले में फिर क्या होता है, उन सभी रीडिंग्स जो हमने ली हैं उनके कारण फॉर्मूले से जो रिजल्ट आता है उसमें भी त्रुटि आ जाती है। तो उससे त्रुटियों का क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं।
अब ये 4 तरीके से हो सकता है, जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में, तो हम इन चारों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जोड़ में देखते हैं हम। तो इसको समझना है, सीधा रिजल्ट याद रखना है इसको, ये कैसे किया है वो थोड़ा सा देख लो, सीधा कंक्लूजन को ध्यान रखना है क्योंकि कंक्लूजन यूज होगा। ये एग्जाम में नहीं आता कि ये आप निकाल के दिखाइए। तो जैसे आपने, हमारे पास में ए और बी, ये जो दो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, मतलब किसी भौतिक राशि के हमने दो मापन लिए, एक ए और एक बी, ठीक है। तो मापित मान क्रमशः इसके ए प्लस माइनस ए और बी, देखो हम क्या करेंगे, माना दो भौतिक राशियां ए और बी, दो मापित मान नहीं, दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं। जैसे ये मान लीजिए लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं। तो दो अलग अलग भौतिक राशियां जब हमने नापी तो उसमें जो हमारे को त्रुटि मिली वो डेल्टा ए और डेल्टा बी है। तो उसको हम कैसे व्यक्त कर देंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं, एक ही भौतिक राशि नहीं है, दो अलग अलग हैं। यानी ऐसा नहीं है अब की बार कि हमने एक ही भौतिक राशि के दो मान लिए, ऐसा नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दो अलग अलग भौतिक राशियां ले रहे हैं। जैसे हम घनत्व निकाल रहे हैं तो हम द्रव्यमान और आयतन हमने दो भौतिक राशि ले ली, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे हम बल निकाल रहे हैं तो हमने द्रव्यमान और ये त्वरण दो ले ली। तो जब द्रव्यमान नापा तो उसमें इतनी त्रुटि थी, जब हमने उसके साथ में त्वरण नापा तो उसमें इतनी त्रुटि थी। तो द्रव्यमान का मान इतना हो गया, त्वरण का मान इतना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उसमें त्रुटियां आ गई, ठीक है। अब देखो, तो इसका जब हम योग करेंगे, जब हम इसका योग करेंगे, दोनों राशियों का योग करना पड़ता है मान लो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, z बराबर a प्लस बी। तो अब जब आपने योग किया तो इसमें ऑलरेडी त्रुटियां हैं, तो z में भी त्रुटि आएगी। तो वो त्रुटि एक बार हम डेल्टा z मान लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अब इसमें यहाँ पर बात आती है कि z के दो मान होंगे, ठीक है, एक मिनिमम मान और एक मैक्सिमम मान। तो z का मैक्सिमम मान कितना होगा और मिनिमम मान कितना होगा, वो कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो देखो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मान a है और एक मान b है। तो अब देखो a जो है वो यहाँ है, ठीक है, b जो है वो यहाँ है। अगर आप a में डेल्टा a जोड़ते हो तो ये ऊपर जाता है, a प्लस डेल्टा a हो जाता है। और अगर इसमें से डेल्टा a कम करते हो तो ये a माइनस डेल्टा a हो जाता है। ऐसे ही b को देखो, b में अगर आप डेल्टा b जोड़ते हो तो ये b प्लस डेल्टा b हो गया, और अगर डेल्टा b घटाते हो तो ये b माइनस डेल्टा b हो गया। अब देखो आप यहाँ पर आपके पास चार स्टेप हो गए, ये और ये। अब इन चार में से जब इनको जोड़ोगे तो मैक्सिमम मान कब आएगा, जो मैंने यहाँ देखो z मैक्सिमम किया है, z मैक्सिमम कब आएगा, जब a प्लस डेल्टा a हो और b प्लस डेल्टा b हो, ठीक है। यानी a प्लस डेल्टा a में जब आप b प्लस डेल्टा b जोड़ोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मैक्सिमम। तो z का मैक्सिमम मान कितना होगा, इतना होगा। अब इसको a प्लस बी को अलग कर लिया, डेल्टा a डेल्टा b अलग हो गया। तो z मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, z में त्रुटि जुड़ रही है, अब z में उसकी त्रुटि जुड़ रही है। तो z प्लस डेल्टा z बराबर यह होगा। तो a प्लस बी से z कट जाएगा क्योंकि z इक्वल से a प्लस बी है। तो डेल्टा z का मान क्या आ गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। इसी तरह से अब z का मिनिमम मान निकालो। तो z का मिनिमम मान क्या होगा कि भाई a माइनस डेल्टा a और b माइनस डेल्टा b, जब दोनों मान नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब दोनों मान में से त्रुटियां घटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा इनका जोड़ का वो मिनिमम होगा, ठीक है। और मिनिमम मान क्या होगा, z माइनस डेल्टा z। तो अब a माइनस डेल्टा a और b माइनस डेल्टा b को जोड़ा तो ये क्या होगा, a प्लस बी और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो गया। तो यहाँ z से z कट जाएगा तो डेल्टा z बराबर क्या आ गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी दोनों केस में, समीकरण 1 और 2 में z का मैक्सिमम मान और z का मिनिमम मान, दोनों केस में जो त्रुटियां हैं वो आपस में जुड़ रही हैं। दोनों ही केस में त्रुटियां आपस में जुड़ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो भौतिक राशियों का जोड़ किया जाता है तो उनकी त्रुटियां सीधा जुड़ती हैं, घटती नहीं। त्रुटि कभी भी घटेंगी नहीं आपस में, एक में त्रुटि हुई दूसरे में त्रुटि हुई तो रिजल्ट में त्रुटियां जुड़ जाती हैं। तो यही बात बताना चाहता है कि जोड़ में त्रुटियां जुड़ती हैं। अब घटाव की बात करते हैं। घटाव में, तो घटाव में क्या होगा, घटाव में वही a और b दो भौतिक राशियाँ हैं। तो a में अगर डेल्टा a जोड़ें तो ये मान और घटाएं तो ये मान, b में डेल्टा b जोड़ें तो ये मान और घटाएं तो ये मान। अब इनके अंतर निकालने हैं आपको। तो अंतर निकालना, तो आपको ये मान दे रखा है कि z इक्वल्स क्या है, a माइनस बी है, ठीक है। तो अब आप z का जो मैक्सिमम मान है वो कब मिलेगा, यानी अंतर जब सबसे बड़ा होगा। अंतर सबसे बड़ा कब होगा,
अंतर सबसे बड़ा तब होगा जब a प्लस डेल्टा ए में से आप b माइनस डेल्टा बी घटाओगे, तो देखो मैक्सिमम अंतर है। तो ये देखो यही लिखा है, a प्लस डेल्टा ए में से b माइनस डेल्टा बी घटाएंगे तो ये मान जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ब्रैकेट में लिख दिया, ये एक इक्वेशन होगी। अब z का मिनिमम मान कब होगा, z का मिनिमम मान तब होगा जब ये और ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होंगे। तो बिल्कुल नज़दीक कब है, इस केस में है देखो, जब a माइनस डेल्टा ए है और b प्लस डेल्टा बी है, तो ये गैप क्या होगा इनका, मिनिमम, यानी अंतर मिनिमम होगा। तो a माइनस डेल्टा ए में से a प्लस डेल्टा बी घटाऊंगा तो अंतर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो z मिनिमम कब होगा, देखो a माइनस डेल्टा ए में से b प्लस डेल्टा बी घटाया। आप इसे समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, आप सीधा रिजल्ट याद करना। तो अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, a माइनस बी इक्वल्स ये बन गया, ये इससे कट जाएगा, तो डेल्टा z का मान क्या आ गया आपका, वही a प्लस बी आ गया। यानी घटाव में भी अधिकतम और न्यूनतम जो त्रुटियां हैं वो क्या है, आपस में जुड़ ही रही हैं। तो जोड़ हो चाहे घटाव हो, त्रुटियां आपस में हमेशा जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि घटाव हो रहा है तो त्रुटियां घटेंगी, वो जुड़ेंगी। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि दो प्रतिरोध तारों के प्रतिरोधों के मान दे रखे हैं हमें, R1 और R2। तो R1 का मान 5 और इसमें त्रुटि प्लस माइनस 0.1, R2 का मान 10 ओम और त्रुटि 0.1 ओम। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध व उसमें त्रुटि ज्ञात करनी है। तो अब देखो श्रेणी क्रम, दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको पता है कि प्रतिरोध हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, ये एक प्रतिरोध तार है, ये दूसरी प्रतिरोध तार है, ये श्रेणी क्रम होता है इनका। तो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, यानी दोनों का कुल प्रतिरोध कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। तो ये उनका सूत्र हो गया, R बराबर R1 प्लस R2। तो अब यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया हमने, सीधा 5 और 10 को जोड़ा तो 15 ओम आ गया हमारे पास R का मान। ठीक है, अब योग में अधिकतम त्रुटि कितनी हुई, तो आपको पता है कि त्रुटियां तो सीधी जुड़ती हैं, चाहे R1 प्लस R2 होता चाहे R1 माइनस R2, त्रुटि तो सीधे ही जुड़ेंगे। तो डेल्टा R1 को डेल्टा R2 से जोड़ दिया, तो डेल्टा R1 डेल्टा R2 के दोनों के मान हमें पता है भाई। डेल्टा R1 कितना है, 0.1 ओम है, और डेल्टा R2 कितना है, वो भी 0.1 ओम है। दोनों जोड़ दिया तो 0.2 ओम हो गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, त्रुटियों का अधिकतम मान कितना आ गया, 0.2 ओम आ गया। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, फिर जो वास्तविक मान जो 15 निकाला हमने उसमें प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये क्या है 14.8 ओम है, या फिर ये क्या है 15.2 ओम है। तो ये 14.8 ओम से 15.2 ओम के बीच में तुल्य प्रतिरोध है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अब आता है अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालते हैं, ये जो हमने यहाँ त्रुटि निकाली है ये कौन सी त्रुटि है, ये जो त्रुटि है हमारी ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। तो इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से भाग दे देंगे तो अपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 0.2 में 15 से भाग दे दिया, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 0.01 आ गया। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, जो ये मान निकाला है इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो ये देखो डेल्टा R बटे R इंटू 100, तो ये क्या आ गया, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, प्लस माइनस 1% आ गई। तो इस मेजरमेंट में जो प्रतिशत त्रुटि आई वो 1% आई। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है गुणनफल में त्रुटि। अब गुणनफल में त्रुटि का क्या मतलब है, मान लो दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं जिससे हमें गुणा करना पड़ता है, गुणा करके हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे क्षेत्रफल निकालना होता है, तो क्षेत्रफल में क्या करना होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होता है। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में त्रुटि है तो क्षेत्रफल में भी त्रुटि आ जाएगी। तो इस तरह के जो त्रुटि गुणनफल में कैसे बढ़ती आगे उसका अब हम समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो भौतिक राशियां हैं A और B, तो A और B को हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास एक नई भौतिक राशि आ गई Z। अब Z में जो त्रुटि है, Z में जो त्रुटि है वो डेल्टा Z है मान लो। तो Z में त्रुटि का मान क्या है, Z में त्रुटि का मान कितना है, डेल्टा Z है। तो हमने क्या करा, Z का मान Z प्लस डेल्टा Z लिख दिया। ठीक है, तो इधर हमने क्या लिख दिया, A में त्रुटि लिख दी A प्लस डेल्टा A, B में त्रुटि लिख दी B प्लस डेल्टा B। तो A की जगह A प्लस डेल्टा A आ गया, B की जगह B प्लस डेल्टा B आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A में त्रुटि डेल्टा A और B में त्रुटि डेल्टा B है। तो सिंपल सी बात है, सबको त्रुटियों के साथ लिख दिया। अब हमने क्या किया, इनका गुणा किया आपस में। जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 4 स्टेप बन गए, A डेल्टा B डेल्टा A और डेल्टा A डेल्टा B। ठीक है, तो ये डेल्टा शब्द जो होता है ना, डेल्टा लगाया था अल्प मान के लिए, छोटे से मान के लिए कि थोड़ा सा मान है ये, इस तरह से। तो AB से तो Z कट जाएगा क्योंकि Z बराबर AB है।
ठीक है। और ये डेल्टा ए डेल्टा बी जो है ये बहुत ज़्यादा अल्प है, क्योंकि डेल्टा ए भी बहुत छोटा है, डेल्टा बी भी बहुत छोटा है। जब गुणा करेंगे तो ये और ज़्यादा, जैसे जब डेल्टा ए का मान 0.1 है, डेल्टा बी का मान 0.1 है, तो ये कितना हो गया 0.01 हो गया। तो 0.01 मान तो बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, ए बी की तुलना में। ए बी तो बहुत बड़ा मान है, इसकी तुलना में इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो इसको लगभग 0 मान लेंगे। तो अब हमारे पास 2 ही पद बचेंगे, ये और ये। तो हमारे पास डेल्टा जेड बराबर क्या आ गया, ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए। अब हम क्या करेंगे, इसे जेड से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ जेड रख दिया, यहाँ भी जेड रख दिया, तो ये जेड रख दिया। अब जेड को एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे ले जाते हैं। जेड का मान क्या है, ए बी, तो ए बी इसके नीचे रख दिया, ए बी इसके नीचे रख दिया। तो यहाँ तो ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा बी बटे बी और डेल्टा ए बटे ए आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसे ध्यान से देखें हम, डेल्टा जेड बटे जेड क्या है, डेल्टा जेड बटे जेड क्या है, जेड में आपेक्षिक त्रुटि। डेल्टा बी बटे बी क्या है, बी में आपेक्षिक त्रुटि। डेल्टा ए बटे क्या है, ए में आपेक्षिक त्रुटि। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, गुणनफल में जो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि है डेल्टा जेड बटे जेड का मान ये निकाल लिया। तो आप देखो यहाँ पर त्रुटियाँ जो हैं वो किस तरह से निकाली हमने, सीधा जोड़ नहीं हुआ, यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटियों का जोड़ हो गया। ठीक है, कि ए में और बी में जो आपेक्षिक त्रुटियाँ वो आपस में जुड़ गई, तो जेड में आपेक्षिक त्रुटि आ गई। अब इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, सिर्फ 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यही सारा मान प्रतिशत में आ जाएगा। तो डेल्टा ए बटे ए में आपेक्षिक त्रुटि, डेल्टा बी बटे बी में आपेक्षिक त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हुई, 100 से गुणा कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि को हम किस से दिखाते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो गया, ये डेल्टा ए हो गया, तो ये पूरा मान क्या हो गया, डेल्टा बी। तो यहाँ से बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, गुणनफल में आपेक्षिक त्रुटि भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत भी। प्रतिशत निकालनी है तो सीधा ए और बी में जो त्रुटियाँ वो हम सीधा गुणा कर देंगे, बस इतना सा करना है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। कोई पार्क है, आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के मान हमें दे रखे हैं। तो लंबाई 5 मीटर और त्रुटि 0.5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और उसकी त्रुटि 0.4 मीटर होगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल में हमको क्या करना है, त्रुटि ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले तो लंबाई और चौड़ाई को सीधा गुणा कर दिया, तो 20 वर्ग मीटर आ गया हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इसके क्षेत्रफल में आपेक्षिक त्रुटि निकाली। तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकाली जाती है, आपेक्षिक त्रुटि में क्षेत्रफल डेल्टा ए बटे ए प्लस माइनस डेल्टा एल बटे एल डेल्टा बी बटे बी। जो ये हमने गुणा किया ना, एल और बी दोनों की अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ देंगे हम, बस यही करना है। तो अब हम ये क्या करेंगे, लंबाई व चौड़ाई में औसत निरपेक्ष त्रुटियाँ क्रमशः ये और ये हैं। ठीक है, तो ये मान रख दिया, देखो डेल्टा ए बटे ए डेल्टा बी बटे बी रख दिया। ठीक है, डेल्टा एल बटे एल और डेल्टा बी बटे डेल्टा बी रख दिया। तो वो क्षेत्रफल में आपेक्षिक त्रुटि आ गई। तो 0.5 बटे 5 कितना हो गया, 0.1, 0.4 बटे 4 कितना हो गया, 0.1। ठीक है, तो 0.1 और 0.1 कितना हो गया, 0.2। अब 0.2 जो है यहाँ से ए को यहाँ गुणा कर दिया, और ए का मान कितना था 20, तो ये कितना आ गया 0.2 इंटू 20 क्या आ गया, प्लस माइनस 4%, 4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से जो क्षेत्रफल में जो अपेक्षिक त्रुटि आई है, निरपेक्ष औसत निरपेक्ष त्रुटि आई है, वो प्लस माइनस 4 मीटर स्क्वायर आ गई। तो क्षेत्रफल का वास्तविक मान क्या होगा फिर, 20 प्लस माइनस 4। ये तो हमने निकाला था ना, 5 चौक 20 सीधा ही निकाला था, और अभी त्रुटि हमने निकाल ली 4, तो 20 प्लस माइनस 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो 16 मीटर स्क्वायर है या फिर वो 24 मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से ये मान इसके बीच में है। अब अपेक्षिक त्रुटि निकालनी है, तो ये क्या है इसका, ये निरपेक्ष त्रुटि है, और ये क्या है इसका वास्तविक मान है। तो निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, यानी डेल्टा ए बटे ए कर देता हूँ मैं। तो 4 बटे 20 कितना हो गया, 0.5 हो गया, 1 बटे 5 हो गया, 1 बटे 5 कितना होता है, 0.2 होता है, तो ये 0.2 आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालने तो इसको 100 से गुणा कर दो। अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में बदलना बिल्कुल आसान है। 0.2 को 100 से गुणा किया तो क्या आ गया, 20%। तो इस कैलकुलेशन में 20% की त्रुटि है, देख लो। अब इस तरह से आता है भागफल में त्रुटि। अब कई बार क्या होता है, हमें राशियों को भाग करके फिर एक नई भौतिक राशि निकालनी होती है। जैसे मान लीजिए आपको दाब निकालना है, तो बल बटे क्षेत्रफल, तो बल और क्षेत्रफल का जब आप अनुपात निकालोगे तब आपको दाब मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो क्या होता है, तो अब देखो जो गुणनफल में ना सेम वही भागफल में होगा। अगर मैं आपको सीधा दिखाऊं तो ये देखो रिजल्ट वही आ रहा है सेम। तो अब आपको ये जो कैलकुलेशन हमने की है, ये अगर आपको समझ आए तो ठीक है यहाँ तक, नहीं तो कंक्लूजन आपको सीधा याद रखना है कि गुणा और भाग दोनों में आपेक्षिक त्रुटियां निकाली जाती हैं, और वो क्या होती हैं, इंडिविजुअल जो त्रुटियां होती हैं
उनके योग के बराबर होती हैं। अब कैसे करना है इसको थोड़ा सा आप देख लो कि a/b है, ठीक है, तो z में जो त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा z लिख दी, और a में जो त्रुटि है प्लस माइनस। तो इस प्लस माइनस का मतलब है ये प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। अब मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, तो a की जगह तो 1 बच जाएगा और डेल्टा a/a बच जाएगा। देखो यहाँ पर a से काट नहीं सकते, ये डेल्टा a पूरी एक राशि है, डेल्टा a पूरा एक पद है, इसमें डेल्टा और a अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो डेल्टा a/a है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको काट दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये a कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ डेल्टा a/a आ गया, यहाँ 1 बच गया, डेल्टा b/b आ गया। अब देखो a/b क्या होता है, a/b तो z होता है, तो a/b z हो गया, तो z से z कट गया बराबर के दोनों तरफ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा z/z आ गया और इधर ये मान आ गया, ठीक है। अब ये जो बटे वाली राशि है इसको मैं ऊपर लाता हूँ, तो इसके ऊपर घात क्या है, 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये पद बन गया अब हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होता है इस घात को खोलने का एक सूत्र होता है जिसे हम बोलते हैं द्विपद पर में से प्रसार करने। उस प्रसार में क्या होता है कि ये घात को हम ला के यहाँ गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इसकी जो बड़ी उच्च घातें होती हैं, यानी इसके ऊपर स्क्वायर, क्यूब, 4 आते हैं, ऐसे करके बहुत लंबा पद आता है, उसको सबको छोड़ देते हैं। तो हम सिर्फ इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, इसको घात को यहाँ आगे आके गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास ये पद क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, तो आप माइनस को भी गुणा करोगे तो ये वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस ही रहेगा, तो मतलब यही रहेगा सेम पद, ये -1 यहाँ से हट जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो ये -1 हटा दिया यहाँ से और वही का वही पद रहेगा। अब इनको आपस में गुणा कर लो, ठीक है, जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर ये स्टेप बन गए इसमें। तो अब ये वाला मान पहले के समान क्या हुआ कि डेल्टा a डेल्टा b तो a b से बहुत छोटा होता है, तो ये मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो इस पूरे पद को हम छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास 3 पद बच गए, यहाँ पर 3 पद में से 1 से 1 कट जाएगा, तो डेल्टा z/z क्या आ गया, देखो डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, यानी भागफल में भी जो अपेक्षित त्रुटि होती है वो उन राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों योग के बराबर ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से गुणनफल व भाग में अधिकतम त्रुटि का सूत्र एक समान प्राप्त होता है। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो भाग में प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो क्या होगी, ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि, इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी सूत्र आपको याद रखना है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध जो है उस पर लगाए गए विभवांतर उसमें धारा के अनुपात के बराबर होता है, जहाँ विभवांतर का मान दे रखा है, धारा का मान दे रखा है, और प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो R बराबर क्या है, V/I है, तो ये क्या है A, ये क्या है B, तो A/B है ना, तो R में क्या त्रुटि आएगी, आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी पहले, तो आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी, तो आप चाहे तो प्रतिशत त्रुटि सीधा निकाल लो आप। R में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इसमें प्रतिशत त्रुटि प्लस इसमें प्रतिशत त्रुटि, तो देखो V में प्रतिशत त्रुटि प्लस I में प्रतिशत त्रुटि, क्योंकि तो यहाँ हमने सूत्र देख लिए, ये सूत्र है ना, A में प्रतिशत त्रुटि प्लस B में, सीधा निकाल सकते हैं हम, तो हमने यहाँ सीधा ही लगाया, सीधा सूत्र लगा लिया। तो A में प्रतिशत त्रुटि, B में प्रतिशत, अब V में प्रतिशत त्रुटि और I में प्रतिशत, अब इनमें प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालें हम, तो देखो विभवांतर V में प्रतिशत त्रुटि कैसे आएगी, पहले इसका अपेक्षिक मान इंटू 100, तो अपेक्षिक मान कैसे आएगा, तो डेल्टा V/V, तो डेल्टा V का मान कितना है 5, V का मान कितना है 100, तो कितना हो गया 5/100 इंटू 100, तो 5% आ गया। अब धारा में प्रतिशत त्रुटि कैसे आएगी, तो पहले अपेक्षिक त्रुटि निकालो, क्या, डेल्टा I/I, तो डेल्टा I/I क्या हो गया 0.2/10, तो 0.2/10, तो ये 10 से 10 कट गया और ये कितना आ गया 2% आ गया। तो इस तरह से हमने ये मान यहाँ ज्ञात कर लिया, तो ये दोनों मान उठा के यहाँ रख देंगे और इस तरह से 7% आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने निकाली। अब चाहे तो इसको ऐसे कर लिया, सीधा हमने लिख दिया, नहीं तो हम क्या करते, पहले हम क्या करते, यहाँ पर R में आपेक्षिक त्रुटि निकालते। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, डेल्टा R/R बराबर डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, ऐसे करके, यानी डेल्टा R/R बराबर डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, प्लस आता है बीच में। अब ये मान निकालते और जो मान आता उसको 100 से गुणा कर देते, तो वो यही मान बनता, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो गया। फिर आता है राशियों की घातों के कारण त्रुटि। अब घातों के कारण त्रुटि में देखो हमने यहाँ एक कंसेप्ट यूज़ किया है कुछ अलग तरीके का, तो वो चीज़ आपको थोड़ा समझना है, वो आगे चल कर के आ जाएगी, लेकिन अभी आपको सीधा रिज़ल्ट याद रखना है कि कैसे होता है। तो मैं आपको पहले सीधा रिज़ल्ट बताता हूँ
कि मान लीजिए कोई ऐसा सूत्र है जिसमें एक भौतिक राशि की घात m है, दूसरी भौतिक राशि की घात n है। अब ये भाग में लिखा हुआ है, मैंने देखो गुणा में हो तो भी कोई बात नहीं, या c की घात मान लो p है तो भी कोई बात नहीं है। तो z बराबर ये संबंध लिखा हुआ, m और n जो है वो अचर पद है, ठीक है। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि z में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, m गुणा a में प्रतिशत त्रुटि प्लस n गुणा b में प्रतिशत त्रुटि। ये बटे में है तो कोई बात नहीं, बटे में है तो भी प्लस ही आएगा। तो ये देखो ये क्या आया, देखो आपेक्षिक त्रुटि निकालिए वाले। प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि में ज़्यादा फर्क नहीं, तो 100 का गुणा ही होता है। देखो प्रतिशत देखो तो आप, तो m गुणा a में प्रतिशत त्रुटि प्लस n गुणा b में प्रतिशत त्रुटि। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली नीट में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रतिशत त्रुटियाँ दी होती हैं और आपको रिजल्टेंट प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है। तो कुछ भी नहीं करना होता उसमें, जो सूत्र आपको दिया हुआ है बस घातों से उसको गुणा कर दो और सबको जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। अब करा कैसे इसको वो थोड़ा देख लेते हैं। तो z बराबर a की घात m b की घात n दे रखा हमें। तो पहले हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अब लॉग क्या चीज़ होती है, लॉग एक ऑपरेटर होता है। अब वो ऑपरेटर हमने दोनों तरफ लगा दिया, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग ऑपरेटर होता है ना, ऐसे लॉग ऑपरेटर। तो लॉग ले लिया मैंने दो, तो इधर भी लॉग लिख दिया, इधर भी लॉग। तो लॉग z बराबर ये हो गया। अब लॉग की हम यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि लॉग ये बटे ये, यानी लॉग m बटे n को हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n, ये उसकी आइडेंटिटी है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, लॉग a की घात m माइनस लॉग b की घात n। तो इस पूरे को m माना था मैंने, इस पूरे को n माना था, तो लॉग m माइनस लॉग n हो गया। अब दूसरी आइडेंटिटी एक और होती है, लॉग a की घात अगर b है तो हम इस घात को नीचे ला के गुणा कर सकते हैं, यानी b लॉग a लिख सकते हैं। तो ये भी आइडेंटिटी आप नोट कर सकते हो लॉग की। लॉग a की घात b बराबर क्या होता है, b लॉग a। तो वो अब आइडेंटिटी यहाँ यूज़ की, तो ये यहाँ गुणा कर लिया, ये आ गई यहाँ गुणा कर लिया, ये देखो ये आ गया बाहर। अब तीसरी जो चीज़ इसमें यूज़ की है वो अवकलन। अवकलन हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो अवकलन में क्या होता है कि लॉग का जो अवकलन होता है वो लॉग का 1 बटे वो राशि होता है। तो जैसे z का अवकलन करना है लॉग z का, तो इसका हो जाएगा 1 बटे z, और जब इसका अवकलन किया तो डेल्टा z साथ लगाना, तो ये हो गया 1 बटे z डेल्टा z। तो ये देखो डेल्टा z बटे z बन गया। ऐसे ही देखो m को छोड़ दो, a का अवकलन क्या होगा, लॉग a का 1 बटे a इंटू डेल्टा a। ऐसे ही लॉग b का अवकलन क्या होगा, 1 बटे b डेल्टा b। तो देखो क्या बन गया, m a बटे डेल्टा a एन b डेल्टा b, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके अपोन में रख दिया, इसके अपोन में रख दिया, डेल्टा a बटे डेल्टा b बटे b। तो आप जानते हो a में आपेक्षिक त्रुटि, b में आपेक्षिक त्रुटि। तो देखो z में आपेक्षिक त्रुटि क्या आ गई, a में। अब देखो यहाँ पर माइनस आया है, लेकिन हम जानते हैं कि त्रुटियाँ कभी भी घटती नहीं है, जुड़ती ही हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, जो अधिकतम मान होगा, ये अधिकतम मान नहीं है ये, ठीक है। अधिकतम मान तो क्या होगा, ये बीच में प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, बाहर प्लस माइनस लगा दिया, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह का हो सकता है ये मान, लेकिन ये जुड़ेगा आपस में। तो अब इसमें क्या हुआ, देखो घात सामने गुणा हो गई और कुछ नहीं हुआ, तो आपेक्षिक त्रुटियों के साथ उनकी घातें जुड़ा होगी। तो अब अगर 100 से गुणा करें तो ये क्या बन गया, a में प्रतिशत त्रुटि इंटू m, b में प्रतिशत त्रुटि इंटू n। तो वही लिखा है नीचे। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हमें क्रैम करना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन ये नीट में एग्ज़ाम में आया हुआ है कि किसी गोले की त्रिज्या के मापित मान में, यानी त्रिज्या में 1% की त्रुटि होगी। जब हमने गोले की त्रिज्या नापी तो उसमें त्रुटि 1% आई, तो क्षेत्रफल व आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो गोले की सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, a बराबर क्या होता है 4πr²। क्षेत्रफल लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ये त्रिज्या में त्रुटि है, तो क्षेत्रफल में क्या त्रुटि है, तो आपको सूत्र पता है, आप क्या करोगे, आपेक्षिक त्रुटि निकाल लो। अब यहाँ पर जो 4π है इसका कुछ नहीं होगा, ये कोई मापित मान थोड़ी है, मापित मान नहीं है तो इसमें कोई त्रुटि होगी नहीं, 4π तो 4π रहेगा, तो इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, a में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा a बटे a, और r² में आपेक्षिक त्रुटि। अब देखो ये आ गया ना घात में, तो इसका क्या इलाज होता है, घात को नीचे उतार लो और उसमें आपेक्षिक त्रुटि निकाल लो जिस राशि की ये घात है।
ठीक है, तो 2 को नीचे उतार लिया, डेल्टा आर बटे आर लिख दिया। अगर यहाँ 3 होता तो भी कोई बात नहीं, 3 नीचे उतर जाता, डेल्टा आर बटे आर हो जाता। अगर यहाँ 10 होता तो भी कुछ नहीं था, 10 डेल्टा आर बटे आर हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। अब डेल्टा आर बटे आर ये आ गया। अब डेल्टा आर बटे आर तो हमें दिया ही नहीं हुआ, यानी अपेक्षित त्रुटि दी थोड़ी दी है, प्रतिशत दी है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर दिया हमने, 100 से गुणा किया तो हमारे पास क्या सूत्र बन गया? ये बन गया। तो डेल्टा ए बराबर 2 डेल्टा आर बन गया। अब डेल्टा आर कितना दे रखा है? 1% दे रखा है मतलब आप एक प्रतिशत त्रुटि कितने दे रखी है हमें? त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 इक्वल्स कितना दे रखा है हमें? 1% दे रखा है। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया? 1% रख दिया यहाँ पर। तो 2 गुणा 1% 2%। तो क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आ गई? 2% आ गई। अब आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r3 होता है। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट राशि है, इसमें तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, तो इसको तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब v में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुणा r में प्रतिशत त्रुटि। तो देखो v में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुणा r में प्रतिशत त्रुटि, सीधा करेंगे बस। तो r में प्रतिशत त्रुटि 1 है तो 3% होगा, हो गया ना आसानी से। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान देने वाला है कि किसी प्रयोग में 4 भौतिक राशियाँ a, b, c और d, उनके मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ 1, 2, 3 और 4% है। यानी a में जो प्रतिशत त्रुटि है वो a है, b में 2, c में 3 और d में 4% है। तो एक सूत्र है जिसमें हमने p निकाला है, तो p में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? अब इसका क्या है तरीका बताएं? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, इनकी घातों को इनकी प्रतिशत त्रुटि से गुणा कर दो और जोड़ दो। तो 3 गुणा a में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 गुणा b में प्रतिशत त्रुटि प्लस 1 गुणा c में प्रतिशत त्रुटि प्लस 1 गुणा d में प्रतिशत त्रुटि। तो देखो मैंने वही सूत्र लिखा है। तो देखो यहाँ देखो, a की घात 3 है तो 3 गुणा a में प्रतिशत त्रुटि, b की घात 2 है 2 गुणा b में प्रतिशत त्रुटि, c की घात 1 है तो 1 गुणा c में प्रतिशत त्रुटि, d की घात कितनी है? 1 है तो 1 गुणा d। तो यहाँ पर इनके साथ में 1 का गुणा है, 1 यहाँ पे गुणा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अब a, b, c में प्रतिशत त्रुटि हमें दी हुई है, वो मान हमने यहाँ रख दिए। तो कौन कौन से मान रख दिए? देखो 1%, 2%, 3% और 4%। हमने 1, 2, 3, 4 ये रख दिया और इसको हल किया तो कितना आया? 14%। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? प्रतिशत त्रुटि आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने ये त्रुटियों वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। तो इसमें त्रुटियों में कैसे निकाला, इसकी बजाय आप सीधा सूत्र पे ध्यान रखोगे तो सूत्र से आपको रिजल्ट निकालने होंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो जैसे ये जोड़ घटाव गुणा भाग में कैसे हो रहा है वो कैसे निकाले हमने, ये सूत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये सूत्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला भी जो हमने निकाला है ना प्रतिशत त्रुटि वाला, ये वाला, तो इसको भी आप अच्छी तरह से क्रैम करोगे, इसको अच्छी तरह से याद करोगे। ठीक है, बस इतना सही है। तो ये कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।